सभी को नमस्कार। जनपद अभियांत्रिकी में आपका स्वागत है। तो होप सो आपको हमारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की जो सीरीज है वो पसंद आ रही होगी। तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ऑफ ए वेल ग्रेडेड ग्रेवल इज, ठीक है। तो हमारे पास वैसे तो दो कोफिशिएंट होते हैं कि कौन सी वेल ग्रेडेड सॉइल है या नहीं है। एक तो होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जिसे हम सीयू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, जिसे हम सीसी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी तो क्या करता है, ये दो पार्टिकल साइज होते हैं D60 और D10, उनका रेशियो होता है D60 का मतलब है इससे 60% पार्टिकल हैं जो इस साइज से फाइनर हैं, ठीक है। 60% पार्टिकल है जो इस साइज से छोटे होंगे, और D10 का मतलब है 10% पार्टिकल इस साइज से छोटे होंगे, और D10 को हम और क्या बोल देते हैं, हमारा इफेक्टिव साइज भी कह देते हैं, इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल ग्रेन भी कह देते हैं। तो अभी हमसे इसने पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, तो एक तो देखते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या था, D60/D10, उस तरह हमारा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है D30 का स्क्वायर अपॉन में D60 इंटू D10। जब हमारी सॉइल वेल ग्रेडेड होती है तब सीसी की वैल्यू आनी चाहिए 1 से लेकर 3 के बीच में, ठीक है। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए हमें क्या चाहिए, इस कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 1 से लेकर 3 के बीच में। और अब अगर हमें वेल ग्रेडेड सैंड या फिर वेल ग्रेडेड ग्रेवल चाहिए, तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा आनी चाहिए, ठीक है, ग्रेवल के लिए। और अगर सैंड चाहिए हमें वेल ग्रेडेड, तो उसकी वैल्यू 6 से ज्यादा आनी चाहिए। सैंड कैसी, वेल ग्रेडेड, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमसे पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए, तो 1 से 3 के बीच में, तो हम यहां पर टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ गिवन सॉइल इज, ठीक है। तो इसने हमसे पूछ लिया कि सरफेस एरिया कौन सी सॉइल का ज्यादा होता है। हमने एक सॉइल देख ली, मान लीजिए कि एक पार्टिकल था, ये बड़ा पार्टिकल था, हम इसे बोल देते हैं हमारा ग्रेवल, ठीक है। अभी सरफेस एरिया इसका क्या है, इसे मान लेते हैं ए, इसे बी, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ए इंटू बी, राइट। लेकिन जैसे ही मैं इसे तोड़ता हूं, ठीक है, तो ये जो सरफेस एरिया था ये तो इंक्लूड होना ही है, ठीक है, प्लस ये जो दो सरफेसेस यहां पर क्रिएट हुई हैं, एक्स्ट्रा सरफेसेस, उनका सरफेस एरिया भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा सरफेस हमारी। तो इससे हमने देखा कि पार्टिकल साइज जितना छोटा होता है, सरफेस एरिया मेरा उतना ही ज्यादा होता जाता है, ठीक है। तो हमें पता है कि पार्टिकल साइज सबसे बड़ा कौन है, सिल्ट, तो उसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा। तो इस तरह हम उसमें डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे सिल्ट नहीं सॉरी सैंड दे रखा है। तो हम देखेंगे कि इसमें पार्टिकल साइज का जो सरफेस एरिया के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है, तो सबसे बड़ा साइज होता है सैंड का, तो सबसे कम सरफेस एरिया उसका हो जाएगा। उसके बाद फिर सिल्ट का साइज होता है, तो सरफेस एरिया सैंड से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। फिर हमें क्ले पता है बहुत फाइन होती है, सिल्ट से भी फाइन होती है, तो सरफेस एरिया क्ले का सिल्ट से ज्यादा हो जाएगा। और उसके बाद देखें तो कोलाइड हमारे सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, जो कि 10⁻⁻6 की रेंज के होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या हो जाएगा हमारा 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ मीटर की रेंज के, तो ये सबसे छोटे साइज के पार्टिकल हो गए, तो इनका सरफेस एरिया भी सबसे ज्यादा। और एग्जांपल के लिए हम समझे कि जैसे हम देखते हैं गेहूं हम पिसवाने के लिए जाते हैं, तो गेहूं का वॉल्यूम देखते हैं कम होता है, और वहीं देखते हैं कि हम आटे का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, मतलब उसका सरफेस एरिया ओवरऑल इंक्रीज हो गया, मतलब पार्टिकल साइज जितना छोटा है उसका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होता जाता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। So moving to our next question, a soil has a liquid limit of 40%, lies above the A line when plotted on plasticity chart. As per IS soil classification, the group symbol of the soil is, ठीक है। पहले तो प्लास्टिसिटी चार्ट देख लेते हैं हम, ठीक है। तो इधर तो हम रखते हैं हमारी वाटर कंटेंट को, ठीक है,
और यहां पर रखते हैं हम हमारी आईपी को, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स को। और ये वाला जो ग्राफ कहलाता है हमारा प्लास्टिसिटी चार्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, अलग अलग वाटर कंटेंट को डिवाइड किया हुआ है 20, 35 और 50, और उसके बाद एक लाइन खींची हुई इस तरह से, जिसे बोला है हमने ए लाइन। ठीक है, इसकी भी ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है जिसे हम बोलते हैं आईपी ऑफ ए लाइन, जिसकी वैल्यू होती है 0.73 WL माइनस 20, जहां पर ये WL है हमारा लिक्विड लिमिट। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट और या अटरबर्ग लिमिट मैं ऑलरेडी बता चुका हमारे पुराने लेक्चर में, आप उसे वहां देख सकते हैं। तो जब हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स इस ए लाइन की प्लास्टिसिटी इंडेक्स से ज्यादा आ जाती है, तब तो हम उसे डिनोट करते हैं क्ले यानी सी सिंबल से। ठीक है, और अगर हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स है ए लाइन की प्लास्टिसिटी इंडेक्स से कम आ जाती है, तब हम उसे या तो बोल देते हैं सिल्ट या फिर बोल देते हैं ऑर्गेनिक क्ले। ठीक है, सिल्ट को डिनोट करते हैं हम एम से और ऑर्गेनिक क्ले को डिनोट करते हैं हम ओ से। अब अगर हमारी जो लिक्विड लिमिट है वो 20 से ज्यादा है, तब तो हम उसे बोल देते हैं लो प्लास्टिक। ठीक है, 35 से 50 के बीच में, तब हम उसे बोल देते हैं इंटरमीडिएट या फिर मीडियम प्लास्टिक। ठीक है, और अगर 50 से ज्यादा हो जाती है, तब हम उसे बोल देते हैं हाईली प्लास्टिक। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, तो 20 से ज्यादा हुई तो लो प्लास्टिक, और आईपी ऑफ ए लाइन से ऊपर हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स आ जाती है तो लो प्लास्टिक क्ले, यहां आ जाता है तो लो इंटरमीडिएट प्लास्टिक क्ले, इधर बोल दिया तो हाई प्लास्टिक क्ले। और अगर नीचे आ जाते हैं कि हमारी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है आईपी ऑफ ए लाइन से, मतलब ए लाइन की प्लास्टिसिटी इंडेक्स से कम आ जाती है, तब हम इधर क्या यूज करेंगे, हमारा लो प्लास्टिक सिल्ट या फिर लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक क्ले। तो क्वेश्चन में हमारे पास यहां पर गिवन वैल्यूज हैं कि लिक्विड लिमिट तो कितनी है 40%। ठीक है, और उसकी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो आईपी ऑफ ए लाइन से ऊपर है, मतलब या क्या होगी हमारे पास, एक तो क्ले होगी और 40% है तो उसकी वैल्यू यहां कहीं बीच में होगी, मतलब हम उसे क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट क्ले। तो इसे किस सिंबल से डिनोट करेंगे, सी आई। जो लास्ट वाला सिंबल होता है उसे हम पहले बोलते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट क्ले। तो यहां पर टिक कर देंगे हम ऑप्शन नंबर डी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, द साइज ऑफ अपर्चर ऑफ 150 माइक्रोन सीव इज। ठीक है, अब यहां पर माइक्रोन का मतलब समझेंगे हम क्या होता है। माइक्रोन का मतलब होता है माइक्रोमीटर। माइक्रोन का क्या मतलब हुआ, माइक्रोमीटर। हमें इसने क्या बोला है कि 150 माइक्रोन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 150 माइक्रोमीटर। माइक्रो जब भी होता है उसे हटाने के लिए हम यूज करते हैं 10⁻⁻⁶। अगर नैनो हो जाता तो 10⁻⁹। ठीक है, उसके बाद हम करें, अगर इसके बाद पिको हो जाता है 10⁻⁻12। मैं यहां लिख देता हूं माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 है। उसके बाद अगर नैनो आ गया तो 10⁻12 सॉरी 9, और अगर पिको आ गया तो 10⁻12। यहां से ये हो गया 10⁻⁶, और हमें जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है या तो मीटर में या फिर एमएम में। एक बार मीटर में ही रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, उसके बाद 3 जीरो और उसके आगे आने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन जिसमें डेसिमल के बाद 3 जीरो लगी हो तो ऐसा कोई नहीं है, तो मतलब हमें इसे एमएम में अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर में हमें पता है 1000 एमएम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 जीरो से इधर 4 कट जाएंगे, पीछे बचेंगी 2, तो 0.15 एमएम हमारे पास आंसर आना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी को हम टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, द थिक्सोट्रोपी ऑफ सॉइल इज फिनोमिना ऑफ। तो हमने हमारे पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि थिक्सोट्रोपी क्या रहती है। जनरली जो क्ले रहती है उसका अरेंजमेंट कैसे रहता है, कुछ इस तरह से फेस टू एज का। ठीक है, फेस टू एज ओरिएंटेशन, और इसमें क्या बन जाती है, ऐसे आर्च टाइप एक स्ट्रक्चर बनती है, और ये आर्च टाइप स्ट्रक्चर ही क्या होती है, ऊपर लोड्स को सस्टेन करती है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, हमारी
फ्लोक्यूलेटेड अरेंजमेंट। ठीक है, अब फ्लोक्यूलेटेड अरेंजमेंट ऐसा होता है उसमें कि इनके ऊपर का जो माइनस का चार्ज था इनके साइड के प्लस के चार्ज से अट्रैक्ट होकर ऐसे आर्च टाइप स्ट्रक्चर बन गई और उसने लोड को थोड़ा सस्टेन कर दिया। जब हम क्ले को रिमोल्ड करते हैं, मतलब इसके ऊपर से प्रेशर लगाते हैं, तो पार्टिकल का अरेंजमेंट ऐसे हो जाता है, पैरेलल ओरिएंटेशन या फिर फेस टू फेस ओरिएंटेशन, जिसे हम हमारा डिस्पर्स्ड ओरिएंटेशन भी बोल देते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि इनके बीच के पार्टिकल हैं वॉइड्स भी कम होगी, पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लिप कर पा रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, रिमोल्डिंग के कारण आर्च टूट गया, स्ट्रेंथ तो कम होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो माइनस माइनस चार्ज थे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक मोर ज्यादा स्टेबल ओरिएंटेशन के अंदर जाने की वापस कोशिश करता है, मतलब अपनी स्ट्रेंथ वापस रिगेन करने की कोशिश करता है इसे रोटेशन करके। तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, हमारी थिक्सोट्रोपी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर देखेंगे हम कि ऑप्शन नंबर सी में बताया हुआ है, रोटेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल इनटू अ मोर स्टेबल स्टेट विच अकर्स आफ्टर द रिमोल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, एक बार रिमोल्ड कर दिया, उसके बाद पार्टिकल क्या है वापस रोटेट होके अपनी स्टेबल स्टेट में आना जा रहे हैं, उसे हमने क्या बोल दिया, हमारी थिक्सोट्रोपी। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज। हालांकि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी हम इसे देख लेंगे कि अटरबर्ग लिमिट्स रहती है, जिसमें क्या रहता है, इस साइड तो हम रखते हैं वॉल्यूम को सॉइल के, और इस साइड क्या रह जाता है, उसका वाटर कंटेंट। ठीक है, W से डिनोट किया, इधर वॉल्यूम है, इधर वाटर कंटेंट है। शुरू में क्या रहता है, सॉइल का वॉल्यूम फिक्स रहता है कि उसमें कुछ सॉइल सॉलिड्स हैं और साथ में एयर वॉइड्स और वाटर की वॉइड्स हैं, मतलब कि पोर्स हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे पानी बढ़ाया मैंने, इसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है, एक लिमिट आती है कि पानी बढ़ा है, सॉलिड सबसे पहले सॉलिड रहता है, सॉलिड से उसके बाद क्या आ गई, ये सेमी सॉलिड स्टेट में रहता है, और दोनों के इंटरफेरेंस को, मतलब जहां पर मिनिमम वाटर कंटेंट, जहां पर ये पानी को और कम करेंगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, उसे हम क्या बोल देते हैं, हमारी श्रिंकेज लिमिट। उसके बाद ये सेमी सॉलिड की तरह बिहेव करे, सेमी सॉलिड के बाद और पानी बढ़ाया तो ये प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और वो मिनिमम कंटेंट जहां पर प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है उसे हम क्या बोल देते हैं, हमारी प्लास्टिक लिमिट। WP से डिनोट करते हैं, श्रिंकेज लिमिट को WS से। और उसके बाद प्लास्टिक के बाद और पानी बढ़ाया मैंने तो ये लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाएगा, जैसे कि जो मिनिमम कंटेंट होगा, वाटर कंटेंट होगा, जहां पर लिक्विड की तरह बिहेव करे उसे मैं क्या बोल दूंगा, मेरी लिक्विड लिमिट। ठीक है, और जो ये प्लास्टिक का पूरा रीजन है हमारे, ये रेंज है जो कि इस वाटर कंटेंट से लेकर इस वाटर कंटेंट तक जहां पर ये प्लास्टिक की तरह बिहेव कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो मतलब यहाँ पर क्या था, मैक्सिमम वाटर कंटेंट WL, इधर हो गया WP, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जिसे हम IP से डिनोट करते हैं। मतलब लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसे हम हमारा क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर A को टिक कर देंगे, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, द प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI इज डैश अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग, द सॉइल इज सेड टू बी मीडियम प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो अटरबर्ग ने बोला कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स है हमारी, उसकी रेंज, उस स्पेसिफिक रेंज ले ली तो ये मीडियम प्लास्टिक, हाई प्लास्टिक या लो प्लास्टिक हो जाएगी। ठीक है, तो रेंज इसने क्या कह दी, अगर 0 से लेकर 7 तक हो हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू, तब तो हम उसे क्या बोल देते हैं, लो प्लास्टिक। ठीक है, और अगर 7 से 17 के बीच इसकी वैल्यू हो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की, तब हम उसे बोल देंगे मीडियम प्लास्टिक। और उसके बाद अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 17 से ज्यादा हो, तब हम उसे क्या बोल देंगे, हाई प्लास्टिक सॉइल। तो इसने हमसे पूछा है मीडियम प्लास्टिक, तो ऑप्शन नंबर B को यहां पर टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सिल्ट सॉइल इज। ठीक है, तो सिल्ट के साथ साथ हम अदर पार्टिकल भी देख लेते हैं। एक तो होते हैं हमारे कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स, और एक होते हैं हमारे फाइन ग्रेन पार्टिकल्स। ठीक है, कोर्स ग्रेन पार्टिकल में जनरली हम पढ़ते हैं ग्रेवल प्लस सैंड को, और फाइन ग्रेन पार्टिकल में हम पढ़ते हैं सिल्ट और क्ले को। ठीक है, मेनली हमारे लिए यही काम के हैं। उसके बाद बोल्डर कोबल इसके ऊपर रहते हैं, और यहां पर कोलाइडल पार्टिकल आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली काम के हमारे ये हैं।
अगर पार्टिकल साइज 4.75 mm से बड़ा हो उसे हम कह देते हैं ग्रेवल। अगर पार्टिकल साइज 0.75 mm से बड़ा हो उसे हम बोल देते हैं सैंड। अगर पार्टिकल साइज 0.75 mm से छोटा हो और 0.002 mm से बड़ा हो उसे हम क्या बोल देते हैं, हमारा सिल्ट। और अगर पार्टिकल साइज 0.002 mm से छोटा हो उसे हम क्या कह देते हैं, हमारा क्ले। तो ठीक है, तो ये थे पार्टिकल के साइज कुछ। जो भी हमारे से पूछा होगा कि कोर्स ग्रेन में बता दो, ग्रेवल बता दो, सैंड बता दो, हमारे को सिल्ट बता दो, क्ले, तो आप इसके हिसाब से आराम से ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। यहां से हमसे पूछा है इसने कि सिल्ट का पार्टिकल साइज, तो ठीक है, सिल्ट हमारे पास कौन सा है, मिनिमम साइज चाहिए, तो मिनिमम साइज सिल्ट का क्या होगा 0.002 mm। तो ऑप्शन नंबर ए को यहां पर हम टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, सिल्ट इज, सिल्ट क्या होती है, तो ठीक है, सिल्ट होती है छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनका साइज तो बहुत छोटा हो जाता है कि क्ले साइज पार्टिकल की रेंज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो मिनरल होते हैं प्लास्टिसिटी को प्रोड्यूस कराते हैं, मतलब कि केरोनाइट, इलाइट और मोंटमोरेनोनाइट ये सब प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इनका पार्टिकल तो छोटा होता है कि फाइन ग्रेन तो होते हैं, लेकिन इनके अंदर प्लास्टिसिटी या तो बहुत कम होती है या फिर नहीं होती। तो सिल्ट को हम नोट कर सकते हैं, सिल्ट क्या होती है, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स, फाइन ग्रेन पार्टिकल विथ लिटिल और नो प्लास्टिसिटी। ठीक है, और यहां पर प्लास्टिसिटी ना होने का रीजन क्या है, एब्सेंस ऑफ केरोनाइट, इलाइट और मोंट मोरिलोनाइट। अगर ये तीनों मिनरल प्रेजेंट होते हैं तब हम उसे क्या बोल देते हैं, हमारी क्ले। ठीक है, कि कई बार पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बोल दिया जाता है और कई बार उनकी मिनरल कंटेंट और प्लास्टिसिटी के हिसाब से भी हम उसे सोइल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोइल द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट CU इज अप्रोक्सीमेटली। तो सबसे पहले समझे कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोइल क्या होती है। तो जनरली जो सोइल हम पढ़ते हैं दो तरह की होती है, एक तो होती है हमारी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और सेकंड होती है हमारी वेल ग्रेडेड सोइल। और भी काफी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गैप ग्रेडेड सोइल होगी हमारी। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में हमें क्या दिख रहा है कि यूनिफॉर्म, उसका ग्रेड एक जैसा होना चाहिए, मतलब पार्टिकल का साइज है जो वो होगा एक जैसा। ठीक है, और वेल ग्रेडेड का मतलब है पार्टिकल का साइज एक जैसा नहीं होगा, छोटा बड़ा होगा, कि मतलब कुछ बड़े साइज के पार्टिकल हैं, उसके अंदर छोटे साइज के पार्टिकल, उसके अंदर और छोटे साइज के पार्टिकल। तो ठीक है, तो यहाँ डायग्राम से क्लियरली विजिबल है कि वेल ग्रेडेड सॉइल में तो क्या है, पार्टिकल की पैकिंग बहुत अच्छे तरह से हो सकी है, मतलब इनके बीच की पोर्स कम है, वॉइड्स कम है, तो उनके बीच सीपेज कम होगा, मतलब सारी जो प्रॉपर्टीज होंगी काफी इनकी अच्छी होंगी। उनके बीच हमें क्या दिख रहा है कि वॉइड्स बहुत ज्यादा है, मतलब परमेबिलिटी, पर्कोलेशन, सोइल का सीपेज अंदर पानी का बहुत ज्यादा होगा, तो प्रॉपर्टीज इनकी कम हो जाएंगी। अब प्रॉपर्टीज गिरेंगी तो हम इसे और क्या बोल सकते हैं, हमारी पुअरली ग्रेडेड सोइल भी कह देते हैं। अब पार्टिकल का साइज एक जैसा है, हमें पता था कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU क्या रहता है, D60/D10। अब सारे पार्टिकल एक साइज के, मतलब 60 से नीचे भी 1% बराबर होंगे और इस साइज से भी नीचे होने वाले परसेंटेज बराबर हो जाएंगे, तो मतलब CU की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और अगर किसको समझ नहीं भी आया तो आप याद कर सकते हैं कि CU की वैल्यू यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए क्या रहती है, 1। पुअरली ग्रेडेड का मतलब इसका एक यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड का एक टाइप है, ना कि हम इसे बोल सकते हैं कि जिसकी CU 1 हो। सारी की सारी जो पुअरली ग्रेडेड सोइल है सबकी CU मतलब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1 होता है। हाँ, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का तो 1 जरूर होता है, लेकिन पुअरली ग्रेडेड का 1 होना जरूर नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, फॉर गिवन सॉइल सैंपल, इसने कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। CC को बोला है कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन, जिसे आप कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। CU है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। D10 मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इफेक्टिव साइज और बोलते हैं हम उसे। D30 दे रखा है इसने, डायमीटर थ्रू विच 30% ऑफ टोटल सॉइल मास इज पासिंग, मतलब कि इससे 30% पार्टिकल हैं जो छोटे हैं। ठीक है,
उसके बाद सीसी और सीयू की वैल्यू हमें दे रखी है। तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था D30 का स्क्वायर अपॉन में D60 इंटू D10, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या दे रखा है D कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सीयू की वैल्यू जो कि क्या होता है D60 बाय D10 कितना दिया हमें 4, ठीक है। और उस बाद में हमसे पूछा क्या इसने कि हमें D30 बाय D10 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। D30 बाय D10 का रेशियो चाहिए। तो हम इधर से क्या करेंगे, इधर से D60 को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो D60 क्या है, D10 को उधर लेके गया तो मल्टीप्लाई बाय 4D10 हो गया। तो D60 की जगह अगर मैं 4D10 रख दूं तो चलेगा, ठीक है। अब ये 4 को मैं कहां रिप्लेस कर दूंगा, उस साइड। तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर से गायब हो गया। जिसे नहीं समझ आता यूनिट लॉ लगता है बेसिक सा। तो इसमें क्या होगा, 4 को इधर से गायब करना है बटे में, तो इधर को 4 से मल्टीप्लाई किया, अगर इक्वल में इधर मल्टीप्लाई किया तो उधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरह से गायब हो जाते हैं, ठीक है। अभी ऊपर हो गया D30 का स्क्वायर, नीचे हो गया D10 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए क्या किया मैंने, इधर अंडर रूट ले लिया। तो 4 का अंडर रूट कितना होता है 2। तो D30 बाय D10 का रेशियो मेरे पास क्या आ जाएगा 2। और इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मिनरल्स इन सॉइल इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कि सबसे पहले समझें कि प्लास्टिसिटी तो क्या होती है कि किसी चीज के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम बोल देते हैं प्लास्टिसिटी। और सॉइल के अंदर प्लास्टिसिटी का मतलब है कि हम वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिसके अंदर हम 3 mm के अगर थ्रेड बनाए तो उसके अंदर कोई भी क्रैक्स वगैरह डेवलप ना हो, ठीक है। तो अच्छे से उसको मोल्ड कर पाए। हम देखते हैं ना कि हमारी जो क्ले होती है, खिलौने वाली क्ले होती है, उसमें क्या होता है कि हम चाहते हैं अच्छे से मोल्ड हो जाए, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन आ सके और क्रैक्स ना डेवलप हो। तो प्लास्टिसिटी के लिए 3 मिनरल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक मिनरल तो होता है केओलोनाइट, ठीक है, एक होता है एलाइट और एक होता है हमारा मोरिलोनाइट। तो 3 मिनरल हैं और प्लास्टिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी इनका यही है कि सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी किसकी होगी, मोरिलोनाइट की, फिर इलाइट की, फिर केओलोनाइट की। इसमें ऐसा इसलिए होता है कि मोरिलोनाइट सबसे ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर पाता है, इसका साइज भी सबसे छोटा होता है, जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो भी मोरिलोनाइट का सबसे ज्यादा होता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया, श्रिंकेज या फिर स्वेलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर वाटर को कौन ज्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहा है, प्लास्टिसिटी किसकी ज्यादा है, तो वो किसकी ज्यादा होगी, हमारी मोरिलोनाइट की। और याद करने का तरीका क्या है, याद करेंगे किन से, पहले केओलोनाइट, फिर एलाइट, फिर मोरिलोनाइट। और उसके बाद हमें पता है कि जो हमारी सैंड होती है मतलब कि सिलिका, उसमें नो प्लास्टिसिटी होती है बेसिकली। तो प्लास्टिसिटी होती नहीं, इसलिए हम उसे क्या बोलते थे साथ में, कोहेजन लेस सॉइल भी बोल लेते हैं। किसका पार्ट है ये, सैंड का ही पार्ट है हमारी सिलिका। इसलिए जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा प्लास्टिसिटी का क्या होगा, सबसे कम सिलिका, फिर केओलोनाइट, फिर इलाइट और मोरिलोनाइट। तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A clay which contains केओलोनाइट हैज एन एक्टिविटी वैल्यू ऑफ, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कि एक्टिविटी क्या होती है। तो एक्टिविटी का मैंने आपको फॉर्मूला हमारे पिछले लेक्चर में बताया था। एक्टिविटी होती है हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स और क्ले फाइनर, जो कि 0.002 mm से छोटे साइज के पार्टिकल होते हैं, उनका रेशियो या तो परसेंटेज में डिनोट कर सकते हैं या फिर हम जनरली रेशियो में डिनोट करते हैं एक्टिविटी को। अगर ये एक्टिविटी की वैल्यू 0.4 से लेकर 0.5 के बीच में आती है तो हम बोलते हैं ये कौन सा मिनरल है, केओलोनाइट। अगर 0.5 से लेकर 1 तक आती है वैल्यू, फिर हम बोलते हैं एलाइट मिनरल है ये। और अगर 1 से लेकर 7 तक इसकी वैल्यू आती है तो एक्टिविटी किसको डिनोट करती है, वो मोरिलोनाइट की। यहां से हमसे कौन सी वाली पूछी है कि केओलोनाइट की एक्टिविटी कितनी होती है, ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा 0.4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। ठीक है, कि पार्टिकल साइज की रेंज को कौन बताता है।
तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, क्या था, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी या फिर यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट डिनोट करते थे हम CU से, जो कि क्या होता था D60 अपॉन में D10, यानी कि वो साइज जिससे 60% पार्टिकल छोटे हो और वो साइज जिससे 10% पार्टिकल छोटे हो। अब एक चीज हो जाती है, अगर मैंने यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ले लिया 1, मतलब कि 60 इस साइज से छोटे 60% पार्टिकल सेम है और इस साइज से छोटे जो पार्टिकल हैं वो भी उतने ही परसेंटेज हैं, सेम परसेंटेज है, यानी कि ठीक है, तो मतलब दोनों की वैल्यूज बराबर है मतलब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट 1, मतलब कि जो पार्टिकल के साइज क्या है, एक जैसा, ठीक है। अगर ये वैल्यू 1 नहीं आती, 1 से ज्यादा आती है, मतलब पार्टिकल का साइज कुछ अलग अलग है, तो पार्टिकल की रेंज को कौन बता रहा है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी या फिर यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो पहला हमें दे रखा है, वैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सीखने के लिए, हालांकि इसमें से सारे के सारे ऑप्शन ही हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। कि सबसे पहले हमें दे रखा है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो हमने अभी भी देखा यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट हमें क्या दे रहा था, D60 बाय D10, यानी कि हमें यह बता रहा था कि कौन सा जो पार्टिकल साइज है कितने परसेंट है, उनकी रेंज, मतलब रेंज क्या होती है बेसिकली, कि पार्टिकल है वेल ग्रेडेड है या फिर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, खाली उतना ही बता पाता है। लेकिन इस शेप को कहां डिनोट कर पाएगा, शेप का मतलब है अगर मैंने पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया, यहां तो रख दिया परसेंटेज फाइनल और इधर साइज रख दिया कि D10 D20 D30, तो शेप का मतलब तो ये होता है। अब शेप में ये हमें इतना थोड़ी बता पा रहे कि D20 से छोटे कितने हैं, D10 से छोटे कितने हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी शेप को बिल्कुल नहीं बता पाता, किसको बताता है, ये खाली रेंज को, कि पार्टिकल साइज की रेंज क्या है हमारे पास। तो पहला ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट हो जाएगा। अगले की ओर बढ़ते हुए, वेल ग्रेडेड सॉइल बोथ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आर नियरली यूनिटी। तो उसने क्या बोला है कि जो CU और CC हमारा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर यानी कि D30 का स्क्वायर अपॉन में D60 मल्टीप्लाई बाय D10, दोनों को क्या आना चाहिए, 1। और किसके लिए बोला है, ये वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए। लेकिन मैंने बताया था कि अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1 आ जाता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म ग्रेडेड सॉइल या फिर पुअरली ग्रेडेड सॉइल। क्योंकि जब हमने थोड़ी एक दो क्वेश्चन पहले ही किया था ऐसे सॉइल के अंदर कि अगर सॉइल एक ही साइज की होती हो तो उसके अंदर वॉइड वेल ग्रेडेड के मुकाबले ज्यादा आ जाती है, इसलिए ये पुअरली ग्रेडेड कहलाती है, ना कि वेल ग्रेडेड। इसलिए वेल ग्रेडेड में तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1 नहीं हो सकता, यूनिटी नहीं हो सकता। और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के लिए मैंने बताया अगर वेल ग्रेडेड सॉइल चाहिए हमें, तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 1 से लेकर 3 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। अगर वेल ग्रेडेड सॉइल चाहिए तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर किसके बीच लाई करना चाहिए, 1 से लेकर 3 के बीच में। और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जनरली अगर ग्रेवल की बात करें तो वो ज्यादा हो 4 से, और अगर सैंड की बात करें तो 6 से ज्यादा होना चाहिए वेल ग्रेडेड ग्रेवल और सैंड की कंडीशन में। ये किसके लिए, ग्रेवल के लिए, और ये हमारा सैंड के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो भी हमारा रॉन्ग हो गया। तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, अ सॉइल इज सेड टू बी वेल ग्रेडेड इफ इट हैज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ अबाउट सेम साइज। तो वापस यही बात आ गई कि अगर सारे के सारे पार्टिकल सेम साइज के हैं तो उनके बीच के आने वाली वॉइड्स क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। वॉइड ज्यादा है तो वो अच्छी सॉइल थोड़ी ना है, उसको हम क्या बोल देंगे, पुअरली ग्रेडेड सॉइल। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी करेक्ट नहीं था, तो हम चूज कर लेंगे नन ऑफ दीज को। आगे बढ़ते हुए, इफ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास लाइज बिटवीन इट्स लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, द सॉइल मास इज सेड टू बी इन। तो ये मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा क्योंकि हमारे पुराने लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो हम क्या करते हैं कि लिमिट्स होती है, अडरबर्ग लिमिट होती है, वाई एक्सिस पर क्या रखते हैं, वाटर कंटेंट को रख देते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पर क्या रखते हैं, इसके वॉल्यूम को रखते हैं। शुरू में होता है कि हमारे एक मिनिमम वाटर कंटेंट आता है कि उससे कम अगर हमने पानी कर दिया तो हमारे सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। इस स्टेट में सॉइल क्या होती है, एक तो सैचुरेटेड होती है कि इस पॉइंट पर जो मिनिमम वाटर कंटेंट हमारा श्रिंकेज लिमिट था उस पर एक तो सॉइल सैचुरेटेड होती है,
और साथ में किसकी तरह बिहेव करता है, एक सॉलिड मास की तरह बिहेव करता है। उसके बाद अगर मैं वाटर कंटेंट को बढ़ाऊं तो एक मिनिमम वाटर कंटेंट आता है, जिससे पहले सॉइल एक सेमी सॉलिड की तरह बिहेव करती है। और उसके बाद क्या हो जाता है, अगर मैंने थोड़ा सा और वाटर कंटेंट बढ़ाया तो सॉइल प्लास्टिक की तरह, मतलब कि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लग जाएंगे, उसकी तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो इस सॉइल को कौन सी बोल देते हैं, प्लास्टिक सॉइल। अब प्लास्टिक के बाद क्या हो जाता है, एक मिनिमम वाटर कंटेंट वो आ जाता है WL, जिसे हम लिक्विड लिमिट बोलते हैं, जिसके बाद सॉइल हमारी क्या है, लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाती है। इसने हमसे पूछा है कि सॉइल है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में, तो सॉइल किसकी तरह बिहेव करेगी, एज ए प्लास्टिक, मतलब किसमें होगी वो, हमारी प्लास्टिक स्टेट में। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सॉइल इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज। पहले तो समझेंगे कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच का जो रीजन होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, और अगर प्लास्टिक लिमिट है हमारी लिक्विड लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या हो जाएगी, उस केस में 0। ठीक है, उस केस में हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम क्या बोल देंगे, 0। प्लास्टिसिटी इंडेक्स है हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, ये चीज याद रखना। प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि जिसको आईपी से डिनोट करते हैं, जो कि किसके इक्वल होती है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के डिफरेंस के, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और 0 के बाद कितनी भी हो सकती है। और याद रखना, लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट से जनरली ज्यादा ही होती है। और अगर बोल दिया कि लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट से कम है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम 0 कहेंगे। तो इसी के साथ क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट। तो अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, द एडमिक्सचर ऑफ कोर्सर पार्टिकल्स लाइक सैंड और सिल्ट टू क्ले कोजेस। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, अगर हमने क्ले के अंदर क्या कर दिया, सैंड और सिल्ट यानी कि कोर्सर पार्टिकल को डाल दिया, तो वो क्या करेंगे, डिक्रीज इन लिक्विड लिमिट एंड इंक्रीज इन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ओके, डिक्रीज इन लिक्विड लिमिट एंड नो चेंज इन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, डिक्रीज इन बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और चौथा है इंक्रीज इन बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो देखिए, हमारे जो सैंड थी और सिल्ट थी, ठीक है, दोनों में क्या होती है, लिटिल या फिर नो प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब दोनों के अंदर कोई प्लास्टिसिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है, तो क्या करेगी, एक तो लिक्विड लिमिट को डिक्रीज करेगी, मतलब WL से डिनोट करे थे, और दूसरा हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स को भी तो डिक्रीज करेगी, क्योंकि अगर हमने सैंड और सिल्ट मिला दी तो सॉइल वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करना कम कर देगी। ठीक है, क्योंकि हमारी प्लास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी थी कौन दे रहा था, क्ले दे रहा था। तो रिलेटिव प्रोपोर्शन क्ले का कम हो गया, सैंड और सिल्ट ज्यादा होगी, तो प्लास्टिसिटी भी कम हो जाएगी, मतलब हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इसी के साथ हम ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, if the material of the base of Casa Grande liquid limit device on which the cup containing soil paste drop is softer than the standard hard rubber, then तो सबसे पहले समझेंगे कि लिक्विड लिमिट को हम मेजर कैसे करते हैं। तो एक कैसा ग्रैंडे अपरेटस आता है, तो इसमें क्या रहता है, एक हमारा बेस लगा होता है रबर का, ठीक है, हार्ड रबर रहता है जनरली, और ये स्टैंडर्ड रबर ही रहता है। इसके अलावा अगर कोई और मटेरियल हुआ तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अब इस रबर के ऊपर इस तरह से एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इसको घुमाने के लिए यहां पर एक अरेंजमेंट होता है, और इधर एक कप लगा होता है, ठीक है, इस तरह का एक कप लगा होता है जिसमें यूं ग्रूव शेप के अंदर, ठीक है, यूं ग्रूव शेप के अंदर ऊपर से सॉइल को भर दिया जाता है एक स्पेसिफिक वाटर कंटेंट के साथ में, और उसके बाद इसको इस तरह से घुमाते हुए यहां पर ड्रॉप दिया जाता है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm का ड्रॉप दिया जाता है, और इसको इस तरह से घुमाया जाता है और बार बार ये नीचे फ्री फॉल करता है। ठीक है, क्या करता है, यहां से ये फ्री फॉल करता है, और जिस वाटर कंटेंट पर 25 नंबर ऑफ ब्लो के अंदर, ठीक है, जिस वाटर कंटेंट पर 25 नंबर ऑफ ब्लोस के अंदर, 25 नंबर ऑफ रोटेशन के अंदर ये हमारा जो ग्रूव था एकदम भर जाता है, इस तरह से फ्लो होके, ठीक है, फ्लो होके भरना चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे शेयर होके गिर रहा है, टूट कर गिर रहा है, नहीं, फ्लो होके गिरेगा। 25 नंबर ऑफ ब्लो पे
जिस वाटर कंटेंट पर, उसी वाटर कंटेंट को हम क्या बोल देते हैं, हमारी लिक्विड लिमिट। ठीक है, अब ये क्या था, मटेरियल हार्ड है। ठीक है, मटेरियल हार्ड है तो बार बार इसके ऊपर कुछ ना कुछ इंपैक्ट लगेगा। अगर मैंने मटेरियल सॉफ्ट कर दिया तो नंबर ऑफ ब्लोज क्या हो जाएंगे, ज्यादा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लो ज्यादा हो जाएंगे, मतलब ये क्या करेगा कि हमें उसके अंदर पानी ज्यादा डालना चाहिए। कि अगर सेम नंबर ऑफ ब्लो पे मुझे इन दोनों को यहां पर मिलाना है, फ्लो करके मिलाना है, तो मुझे पानी ज्यादा डालना पड़ेगा। अगर पानी ज्यादा डालूंगा तो ये क्या करेगा कि उन 25 नंबर वाले जो ब्लो थे उस पे आने वाला पानी ज्यादा हो, मतलब लिक्विड लिमिट को क्या कर देगा, ये ज्यादा बता देगा। ठीक है, तो हम इस पे कौन सा हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल ऑलवेज इंक्रीजेस। कि अगर मैंने ये मटेरियल क्या कर दिया, सॉफ्ट लगा दिया, तो मुझे सेम नंबर ऑफ ब्लो पे इधर क्या करना पड़ेगा, पानी को ज्यादा डालना पड़ेगा। पानी को ज्यादा डालना है मतलब फ्लो करने के लिए, फ्लो से मिलने के लिए यहाँ पर वाटर कंटेंट ज्यादा है, वाटर कंटेंट जो कि क्या था, हमारी लिक्विड लिमिट। मतलब कि अगर मटेरियल सॉफ्ट हो तो लिक्विड लिमिट ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो मूविंग टू टुडेज लास्ट क्वेश्चन, dispersed type of soil structure in an arrangement comprising particles having। तो ठीक है, दो तरह का अरेंजमेंट होता है हमारा। एक अरेंजमेंट तो क्या होता है हमारा, फ्लोक्यूलेटेड। एक अरेंजमेंट कौन सा है हमारा, फ्लोक्यूलेटेड, और एक है हमारा डिस्पर्स्ड अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट होते क्यों, क्योंकि हमारा सॉइल का जो क्ले का पार्टिकल है वो कैसा पार्टिकल होता है, एक तरह का फ्लेकी पार्टिकल, जिसमें जो यहां पर है फेसेस, उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज रहता है, और जो साइड्स होती है उनके ऊपर क्या रहता है, जनरली पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमारे जो सॉइल के पार्टिकल हैं प्लस या माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो इस टाइप से अरेंजमेंट होता है कि एजेस होते हैं जनरली, साइड इसके ऊपर हमारी ये जो फेसेस हैं इसको टच करके रहते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट कहलाता है नेचुरल अरेंजमेंट, और जिसके अंदर आर्च टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, स्ट्रेंथ भी ज्यादा आती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, हमारा फ्लोक्यूलेटेड। और अगर इसके ऊपर प्रेशर लगा दिया तो धक्के से क्या हो जाएगा, ये फोर्स ऐसे हो जाएंगे कि फेस से फेस टू फेस अरेंजमेंट होना पड़ेगा। इसमें तो क्या था, फेस टू साइड अरेंजमेंट, और इसमें फेस टू फेस या फिर पैरेलल अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको फोर्स लगा। और स्ट्रक्चर अरेंजमेंट कौन सा कहलाता है, ये डिस्पर्स्ड। और कैसा होता है इसमें, फेस टू फेस या फिर पैरेलल अरेंजमेंट। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा कि फेस टू फेस या फिर पैरेलल ओरिएंटेशन होता है किसमें, डिस्पर्स में। अगर पूछता फेस टू साइड तो किसमें होता है, वो फ्लोक्यूलेटेड में। ठीक है, तो ये तो थे कुछ हमारे एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो होप सो आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।